शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इस रेडियो को आपके लिए लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। तो इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक लेकर आते ही हैं। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारी और अध्ययन सामग्री हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से डॉक्टर आरुषि, और इनकी जानकारी का जो आज का विषय है वो है व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका क्या है और इनके क्या कुछ कार्य और अधिकार हैं और साथ ही प्रजातंत्र में इसकी क्या भूमिका है, इस बारे में ये पूरी जानकारी रहने वाली है। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। 91.2 FM पर आप इसे सुन रहे हैं। मैं आरुषि, राजनीति विज्ञान विभाग से। आज हम MA फर्स्ट सेमेस्टर के तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्यवस्थापिका, जिसे अंग्रेजी में लेजिस्लेचर कहा जाता है, विषय पर चर्चा करेंगे। जब भी हम बात करते हैं किसी मानव संगठन की, कि कोई भी मानव संगठन जो कि नियमों के अभाव में वो ज्यादा समय तक वो काम नहीं कर सकता है, जब भी किसी समाज के स्थायित्व की बात की जाती है, उसके कार्य निष्पादन की बात की जाती है, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कुछ नियमों की अनिवार्यता होती है। उन्हीं नियमों से जो है एक समाज जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से चल पाता है। तो ये जो आवश्यक नियम है, आज हम इन आवश्यक नियमों पे ही बात करेंगे। ये जो नियम है ये कौन बनाता है, इनको कैसे बनाया जाता है, इनकी जो प्रोसेस है वो क्या है, जो हमारी विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, शासन व्यवस्थाएं, जो कि हम इससे पहले हम अलग अलग शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। विभिन्न जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनके अंतर को हम समझ चुके हैं, जिस अंतर को हमने इन्हीं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर समझा है। तो हम ये समझ पाएंगे कि इन सभी व्यवस्थाओं में क्या व्यवस्थापिका की जो स्थिति है वो समान है, जो नियम बन रहे हैं क्या वो प्रोसेस एक जैसी होती है या वो किस तरह से अलग होती है, क्योंकि विभिन्न व्यवस्थाओं में अलग अलग तरीके से ये हमारा जो लेजिस्लेचर है वो उस अलग अलग तरह से काम कर रहा होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, क्योंकि हम ये जो व्यवस्थापिका शब्द है बहुत अपनी स्कूल लाइफ में ही हम इस शब्द से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और आज अभी हम, क्योंकि जैसे हम मास्टर्स में हैं, तो हम इस शब्द को उसी तरीके से समझेंगे। हम इसे सामान्य अर्थ से इसकी हम शुरुआत करते हुए हम इसके कार्यों को समझेंगे। हम जो है एक सदनीय व्यवस्थापिका क्या होती है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका क्या होती है। अगर हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पर व्यवस्थापिका किस तरह से काम कर रही होती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वह यह जो है किस तरह से काम कर रही होती है। तो आज हम इस पर संक्षेप में चर्चा करेंगे और इसे हम एक सीरीज की तरह लेंगे। जैसे कुछ पार्ट हम आज करेंगे, कुछ पार्ट हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे, ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो इस व्यवस्थापिका की जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो व्यवस्थापिकाओं का जो विकास है वो लोकतंत्र की स्थापना के ही साथ हुआ है। और अगर हम इसको और बेहतर तरीके से और व्यापक अर्थ में अगर हमें इसे समझना है, तो व्यक्तियों का जो समूह है, जो कोई प्रतिनिधात्मक आधार नहीं रखते हुए भी, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या मतलब वो उस तरीके से अथॉरिटी नहीं रखते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो शासक को नियम निर्माण, जब कोई शासक नियमों का निर्माण कर रहा है, उसमें जो वो सलाह दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो उसी को जो है व्यवस्थापिका कहा जाता है। लेकिन हम अभी जैसे कि एलन बॉल हैं, जो एक विद्वान हैं, उनका इस संबंध में क्या कहना है, वो कहते हैं कि अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सभाओं का जो जन्म है, जितनी भी सभाएं होती हैं, उनका जो जन्म है वो कार्यपालिका के लिए परामर्शदात्री निकाय की आवश्यकता के ही रूप में हुआ है।
लेकिन अब क्योंकि जो एलन बॉल है उन्होंने शुरू में ही ये बात बता दी कि ये जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है कि ये सभाओं का जो जन्म होता है वो कार्यपालिका के लिए परामर्शदात्री के निकाय के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि जिस व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं वो ऐतिहासिक मतलब पहले के समय की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आज के मतलब आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में ऐसे इस तरह के जो परामर्श मंडल होते हैं जो कि सामान्यतया जो हमारे तानाशाह हैं उनके इर्द गिर्द एकत्र रहते हैं, तो हम उनको व्यवस्थापिका नहीं कह सकते हैं या उनको व्यवस्थापिका नहीं कहा जाता है। आधुनिक काल में आज के समय में मतलब पहले के समय में जो है कार्यपालिका का जो परामर्श मंडल होता था उसको जो है व्यवस्थापिका कहा जाता था। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं आधुनिक काल में इसका एक विशेष अर्थ है, व्यवस्थापिका का एक विशेष अर्थ है और ये विशेष जगह पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ खास व्यक्तियों के संगठन को ही व्यवस्थापिका का नाम दिया जाता है या उनको व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। अब जब हम व्यवस्थापिका की बात करते हैं तो जो व्यवस्थापिका है ये सामूहिकता के विचार के रूप में यह संकेत देती है कि इसमें व्यक्तियों का, स्थानों का, संस्थाओं का प्रतिनिधित्व का जो तत्व है वो अनिवार्य होता है, वो बहुत जरूरी है, वो मतलब अनिवार्यतः पाया जाता है। अतः व्यवस्थापिका जो सभाएं हैं वो प्रतिनिधि संरचनाएं कही जाती हैं। अब हम इनकी जो है कार्यों और शक्तियों की बात करेंगे। ये हमने जो है भी व्यवस्थापिका क्या है उसके हम समझ पाए हैं। पहले व्यवस्थापिका को किस तरह से लिया जाता था, इस शब्द को किस तरह से लिया जाता था और वर्तमान में मतलब आधुनिक समय में इसका इस शब्द में किस तरह से आज के समय में हम देखेंगे कि व्यवस्थापिका जो है एक खास संगठन है उसी को कहा जाता है। जबकि पहले जो है जितने भी हमारे इस परामर्श देने वाली जो सभाएं होती थी उनको व्यवस्थापिका कहा जाता था। तो जब हम व्यवस्थापिका के कार्यों की बात करते हैं तो उनके कार्यों को लेकर भी विद्वानों में बहुत से मतभेद रहे हैं। कुछ व्यवस्थापिका को रबड़ की मोहर कह देते थे, तो कुछ का ये कहना था कि ये व्यर्थ की बातूनी दुकानें कहकर इनको संबोधित किया जाता है। अलग अलग तरह से इनके कार्यों को लेकर बहुत से विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो पहले हम इनके कार्यों को और शक्तियों को समझेंगे, उसके बाद हम इस निष्कर्ष पे आएंगे या उसके बाद ही हम इस चीज को एनालिसिस कर पाएंगे कि जो विद्वान इसको इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है या किस आधार पर उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इसके लिए हमने जो व्यवस्थापिका है इनके कार्यों को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है कि व्यवस्थापिका के संवैधानिक या सरकारी कार्य और दूसरा है व्यवस्थापिका के राजनीतिक और व्यवस्थाई कार्य। तो जो व्यवस्थापिका के सरकारी और संवैधानिक कार्य हैं वैसे तो पढ़ा ही है आप लोगों ने और सभी लोग जानते हैं कि व्यवस्थापिका के क्या क्या काम होते हैं। तो इसको हम और बेहतर तरीके से थोड़ा तुलना करके समझेंगे। जो इनके संवैधानिक कार्य हैं उसमें नीति का विकास आता है, कानूनों का निर्माण आता है, कार्यपालिका का नियंत्रण आता है, वित्त पर नियंत्रण आता है। यदि हम व्यवस्थापिका के विधायी कार्यों की बात करें, रिनॉड जो कि इस संबंध में कहते हैं कि आधुनिक संसद एक प्रकार से वो जो है एक संसद हमारी जो आज की जो हमारी संसद है, आधुनिक जो संसद है उनकी जो तुलना वो एक कारखाने से कर रहे हैं। तो उनके द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो उनकी तुलना एक कच्चे माल से कर रहे हैं। मतलब कि जिस तरीके से एक कारखाने में काम किया जाता है ठीक उसी तरह से जैसे जो संसद में काम किया जाता है। तो उन दोनों की जो है आपस में तुलना करते हुए वो बताते हैं कि आधुनिक संसद एक प्रकार से वे कारखाने हैं जिनका काम कानून निर्माण का है, जहां जनमत नाम के कच्चे माल को प्रस्तावों, नीतियों और कानूनों में परिणत किया जाता है। तो वास्तव में कार्यपालिकाओं को देश के लिए कानून निर्माण का कार्य करने के लिए संगठित किया जाता है। कानूनों के रूप में नीति का विकास और निर्माण जनता के प्रतिनिधि होने के नाते विधानमंडल ही करने का अधिकार रखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम ही विधानमंडल का जो चुनाव है वो हमारे द्वारा किया जाता है तो वो लोग हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसीलिए वो एक खास अधिकार रख रहे हैं उन कानूनों को बनाने का। और जब हम इनके वित्तीय कार्यों की बात करते हैं, वित्तीय कार्य किस तरह से किए जा रहे हैं या कौन कौन से काम इनके द्वारा किए जाते हैं, तो विधि निर्माण के कार्य में व्यवस्थापिकाओं की वास्तविक स्थिति
चाहे कुछ भी हो, किंतु जहां तक राष्ट्रीय वित्त के नियंत्रण का कार्य होता है वो व्यवस्थापिकाएं प्रभावी ढंग से जनता के धन को जनता के लिए खर्च करने की सुव्यवस्था करती है। जैसे कि हमने ये कहा कि ये जनता के धन को जनता के लिए ही इस्तेमाल करने का व्यवस्थापिका प्रयास करती है, तो ये सब चीजें भी निर्भर करती हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं कि ये निर्भर करता है कि अच्छा वो अपनी वित्तीय जो शक्ति है वो उसका इस्तेमाल किस तरह से करेगी। उसके लिए एक शासन प्रणाली, उस पर्टिकुलर देश में किस तरह की शासन प्रणाली है, वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था है या वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है अगर, तो वहां पर जो दल पद्धति है उसका स्वरूप किस प्रकार का है, वित्तीय शक्तियों पर संवैधानिक अंकुश है या नहीं है। तो ये सब चीजें जो है डिपेंड करती हैं, इन पर भी डिपेंड करता है कि व्यवस्थापिका जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग वो किस तरह से करती है। अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली में वित्तीय शक्तियां पूरी तरीके से कार्यपालिका के ही हाथ में होती है। व्यवस्थापिका धन की मांग में कटौती तो कर सकती है पर एक भी पैसे में वृद्धि वो नहीं कर सकती, ये उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। और वहीं अगर हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो अध्यक्षात्मक प्रणालियों में यद्यपि वित्त विधेयक पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा ही तैयार किया जाता है और भिजवाया जाता है, फिर भी व्यवस्थापिका काट छाट कर सकती है और बहुत मतलब काफी बड़ी धनराशि बजट से काट ली जाती है। तो ये जो है इनकी वित्तीय शक्ति कुछ इस तरह से है। अब हम बात करेंगे कार्यपालिका के नियंत्रण की। तो जनरली ये बोला ही जाता है कि व्यवस्थापिका की जो भूमिका है, एक महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि वो कार्यपालिका पर उसका नियंत्रण रहे, ताकि कार्यपालिका जो है सिर्फ वो एक तरह से वो तानाशाह का रूप ना ले ले या वो सिर्फ अपने ही हिसाब से कार्य ना करे। व्यवस्थापिकाओं का ये उत्तरदायित्व है कि वे कार्यपालिकाओं को सही ढंग से कार्य न करने पर या शक्तियों को दुरुपयोग करने पर नियंत्रित करें। संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणालियों में नियंत्रण व्यवस्थाओं में थोड़ा अंतर व्यवस्थाई अंतरों के कारण भी पाया जाता है। जैसे कि अभी हमने जाना कि जो वित्तीय व्यवस्था है वहां पर दोनों व्यवस्थाओं में किस तरह का अंतर है, तो ठीक इसी प्रकार से जो कार्यपालिका का नियंत्रण है उसको भी हम इन दोनों ही व्यवस्थाओं में जो अंतर है उसके आधार पर हम समझेंगे। तो जब हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो जो कार्यपालिका है वो वैधानिक दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाई जाती है और यह उत्तरदायित्व न निभाने पर व्यवस्थापिका सभाओं को उन्हें पद से हटाने का उन्हें अधिकार होता है। वहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में शक्तियों का पृथक्करण होने के कारण व्यवस्थापिका को कार्यपालिका के प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए केवल महाभियोग का ही एक महत्वपूर्ण साधन जो है प्राप्त रहता है, किंतु ऐसी व्यवस्थाओं में भी कार्यपालिका कार्यों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करके, धन की मांग करके या आवश्यक व्यवस्थापन पारित न करके कार्यपालिका को नियंत्रित इस तरह से किया जा सकता है। तो ये जो है संवैधानिक कार्य हैं व्यवस्थापिका के, और हम अपने अगले जो हमारा एपिसोड होगा या इस श्रृंखला के अगले भाग में हम इनके जो है राजनीतिक और व्यवस्थाई कार्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।